So hi, I'm Rishudit, and in today's video we are going to discuss the sources of recruitment. So in the last video we discussed process of recruitment, step by step पूरा प्रोसीजर हमने समझा था कि रिक्रूटमेंट कैसे की जाती है. बट उस पूरे प्रोसेस में एक बीच में एक टॉपिक था कि सोर्सेज क्या होंगे, मतलब कहाँ से आप लोगों को रिक्रूट करेंगे. तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक था. इस वजह से हम एक सेपरेट वीडियो रख रहे हैं इसके लिए, विच ओनली डिस्कसेस द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. अब एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सभी सोर्सेज को वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस आज की वीडियो में. इसके अलावा भी रिक्रूटमेंट होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, फैक्टर्स कौन कौन से उसको अफेक्ट करते हैं, या चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, इन सब पर आपको टॉपिक्स पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी सेपरेट सेपरेट. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी अदर कॉन्सेप्ट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देन यू मे जस्ट गो एंड चेक आउट दिस प्लेलिस्ट. प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से. सबसे पहले आप क्या जाते हैं इंटरनल सोर्सेज. तो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब है, इंटरनल का मतलब इंटरनल द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर जो आपके सोर्सेज हैं वो सब क्या है, इंटरनल सोर्सेज. और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के जो सोर्सेज हैं दे आर योर एक्सटर्नल सोर्सेज. तो आज अभी इस स्लाइड पे हम बात करेंगे सबसे पहले इंटरनल सोर्सेज की. ओके. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कहाँ कहाँ से आपको नए एम्प्लॉयज मिल सकते हैं अपनी जॉब पर अपॉइंट करने के लिए. सबसे पहला आता है प्रेजेंट एम्प्लॉयज. तो प्रेजेंट एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी वर्किंग हैं आपकी कंपनी में, अब उनको आप दो तीन तरीकों से जो है नई जॉब पे अपॉइंट कर सकते हो. फर्स्ट से प्रमोशन इज देयर. तो प्रमोशन में होता क्या है कि सपोज एक बंदा है वो इस जॉब पे काम कर रहा है. अब उसकी जो पोटेंशियल है, उसका कैपेबिलिटीज हैं, वो सब उस जॉब पे जो वो कर रहा है उन उन कामों से कहीं ज्यादा है. ठीक है, वो पोटेंशियल इतना रखता है कि वो उससे कहीं ज्यादा हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर सकता है, हायर जॉब पे काम कर सकता है. तो ऐसे में हम उसको प्रमोट कर सकते हैं और एक नई जॉब पे अपॉइंट कर देंगे. दूसरा आपका आ जाता है यहाँ पे सपोज ट्रांसफर. अब एक एम्प्लॉई सपोज एक प्रोडक्ट लाइन पे काम कर रहा है और वो इतना अच्छा काम करता है कि हमें ये लग रहा है कि अब इस काम को वो अच्छे से समझ चुका है, इस काम के सारे प्रोज एंड कॉन्स उसको पता है, चैलेंजेस उसको टैकल करने आते हैं. और अब हम अपनी कंपनी में एक नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें उसी सेम पोस्ट पे एक नया एम्प्लॉय चाहिए. तो हम ऐसा भी प्रेफर कर सकते हैं कि हम उसको विद इन डिपार्टमेंट्स या विद इन प्रोडक्ट लाइन्स ट्रांसफर कर दें. ठीक है, इस वाले प्रोडक्शन हाउस से हम उसे इस प्रोडक्शन हाउस में अपॉइंट कर दें उसी पोजीशन पे. तो काम उसके बेसिकली सेम ही रहेंगे, बस हमने उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया क्योंकि वो कैपेबल था. तो इस तरीके से ट्रांसफर्स, प्रमोशन, ये आपके सेवरल एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू आप बेसिकली करते क्या हो, जो भी आपके प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं, जो भी आपके एम्प्लॉइज ऑलरेडी वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हीं को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर मूव करते हो और नई जॉब्स पे अपॉइंट करते हो. नेक्स्ट इज योर एम्प्लॉय रेफरेंस. अब एम्प्लॉई रेफरेंस क्या होता है, देखो प्रेजेंट एम्प्लॉइज की मैं एडवांटेजेस और आपको बता दूं. प्रेजेंट एम्प्लॉइज को यूज करने से आपके एडवांटेजेस क्या क्या रहेंगे कि एक तो ये मोराल बिल्ड करेगा, जो भी एम्प्लॉइज वर्किंग है ना ऑर्गेनाइजेशन में. अब उनको ये पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो जो नई जॉब्स आएंगी, नई पोस्ट पे उनको कंसिडर किया जा सकता है, तो वो अपने अंदर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेकर के आएंगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी रखेंगे ताकि उनको चूज़ किया जाए. इसके अलावा जो भी कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, जो एम्बिशियस होते हैं, जो मतलब वाकई में खुद से कुछ करना चाहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, तो ऐसे लोगों को ऐसी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा एनकरेज करती हैं. इसके अलावा क्या होता है कि आप जो ऑलरेडी वर्किंग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उन एम्प्लॉइज़ को अब अच्छे से जानते हो, आप कंप्लीटली फेमिलियर हो उन एम्प्लॉइज़ से. तो इसका भी एक आपको फ़ायदा मिल जाता है कि नए एम्प्लॉय को आप समझो, उसको उसका काम करने का तरीका समझो, उसको सिखाओ. उससे अच्छा है कि आप एक प्रेजेंट एम्प्लॉय को ही अगर अपॉइंट कर सकते हो, तो उसमें आपको उसको बहुत ज़्यादा कुछ समझाना नहीं पड़ेगा और उसको भी आप अच्छे से जानते हो. तो इसी वजह से ये आपका एक चीपर सोर्स भी माना जाता है, मतलब कम प्राइस, कम कॉस्ट जो आपकी इन्वॉल्व होती है इसमें यूजुअली. तो ये सब उसके एडवांटेजेस रहेंगे. डिसएडवांटेजेस प्रेजेंट एम्प्लॉइज का क्या है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को उठाते हो, तो इससे नुकसान ये है कि बाहर का जो नया टैलेंट है, बाहर की जो स्किल्स है जो ऑलरेडी आपके पास नहीं है, उनका बेनिफिट आप नहीं ले सकते, उनके बारे में आपको पता ही नहीं लगेगा अगर आप अंदर से ही लोगों को हायर कर लोगे. नेक्स्ट इज नाउ एम्प्लॉय रेफरल्स. अब एम्प्लॉय रेफरल्स में क्या होता है, आजकल ये बहुत सारी एमएनसीज में तो देखने को मिलता ही मिलता है. अब वो लोग करते क्या हैं, देखिए जो भी उनके एम्प्लॉइज हैं ना, उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कर रहे हैं, अब वो उनको बोलेंगे कि आप हमें दो दो तीन तीन रेफरेंसेस ला के दो. मतलब कोई भी जो आपके घर में, आपके कजन्स हो सकते हैं, आपके बैचमेट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, हूसोएवर, जिसको भी आप जानते हो और आपको ये लगता है कि ही और शी इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब,
तो आप उनके रेफरेंसेस हमें दीजिए एंड वी विल कॉन्टेक्ट दोज रेफरेंसेस। हम उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, उनको टेस्ट करेंगे। अगर हमें लगता है कि दे आर अ राइट फिट फॉर दिस जॉब तो हम उनको अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके एम्प्लॉय रेफरेंसेस काम करते हैं। अब इसके लिए ना उनको क्या दिया जाता है, एक फाइंडर्स फी करके इस नाम से एक उनको फी दे दी जाती है। अब ये क्या होती है, सपोज मैं एक एम्प्लॉई हूँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैंने 3 रेफरेंसेस दिए, उन तीनों को टेस्ट किया गया, उनके तीनों के इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए गए, उसमें से एक जो है ना वो फाइनली सेलेक्ट हो जाता है, जॉब पे अपॉइंट हो जाता है सेम ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब इसको यहाँ पे अपॉइंट होने के नाम का 10 से 15,000 इतने ही कुछ अमाउंट रखे जाते हैं, वो कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है आपका। तो ये जो कोई भी अमाउंट फिक्स किया गया है इसको बोला जाता है फाइंडर्स फीस। ठीक है, कि आपने एक बंदा हमें ढूंढ करके दिया, उसके नाम का आपको एक कमीशन दिया जाएगा। तो ये जितने भी आपके एमएनसीज है, जैसे इन्फोसिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, काफ़ी ऐसी कंपनीज़ देखने को मिलेंगी जहाँ पे बोला ही बोला जाता है, मतलब एम्प्लॉई जैसे ही आपने उसको हायर किया, आप उसको तुरंत उसी टाइम बोल देते हो कि अब आपको 2 रेफरेंसेस और ला लेकर के आने हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इससे आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि ये कितना चीपर सोर्स है। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, ना आपको मार्केट में निकलना है, ना आपको लोग ढूँढने हैं, आपको सिंपली सिलेक्शन का काम करना है, मतलब उनको टेस्ट करना है। रिक्रूटमेंट का काम तो आपका सिंपल हो गया ना, बिल्कुल आसान हो गया कि आपने एम्प्लॉई से सीधे-सीधे उनके डिटेल्स मँगवा लिए, रेफरेंसेस मँगवा लिए, है ना? तो ये एक चीपर सोर्स माना जाता है, और लो कॉस्ट पे एक लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का अगर डेटाबेस आपको क्रिएट करना है तो एम्प्लॉय रेफरल्स इज द बेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आ जाता है फॉर्मर एम्प्लॉइज। फॉर्मर एम्प्लॉइज क्या होता है, जो और पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करके जा चुके हैं, अब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी, जैसे सपोज अब इसके 2 केसेस इसमें भी बन सकते हैं। वन इज रिटायरमेंट का केस। अब सपोज कोई एम्प्लॉई है, वो रिटायर हो गया है, वो चला गया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से फ्री कर दिया गया है विद ऑल द ड्यूटीज, और जो भी उसको देना था वो सब दे दिया गया है पेपर्स में। लेकिन अब क्या होता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद वो लोग जो हैं वो घर पे बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं वर्क प्लेस को, या वो अभी भी इतना कैपेबल फील करते हैं अपने आप में कि स्टिल आफ्टर रिटायरमेंट दे कैन फुल्ली वर्क प्रोडक्टिवली, या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, कुछ फैमिली रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि दे स्टिल नीड टू वर्क। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो लोग, अब वो भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी उनकी कैपेबिलिटीज़ को, उनकी परफॉर्मेंस को अच्छे से समझता है। तो अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं को रीहायर कर ले कुछ टाइम के लिए, कुछ पैसे उनको मिल जाएंगे, और कंपनी को जो है काम मिल जाएगा, नए एम्प्लॉय को काम सिखाना नहीं पड़ेगा अलग से। तो एक तो आपका फॉर्मर एम्प्लॉयज का ये केस हो गया। दूसरा केस क्या आ जाता है कि कई बार क्या होता है, आज मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा, ठीक है, आज मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम है मैं उसकी कैपेबल नहीं हूँ, मेरे से वो काम नहीं हो पा रहा, ठीक है, मैं नहीं कर पाती हूँ काम। इसके लिए मैंने स्विच कर दिया, किसी अलग कंपनी में कोई छोटी जॉब पकड़ ली। लेकिन उस दूसरी कंपनी में मैंने अपने आप को इतना ग्रो कर लिया, अब मैं हायर जॉब्स के लिए, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए मैंने अपने आप को वेल प्रिपेयर कर लिया है। तो अब मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोज बहुत लाइक करती थी, तो मैं अब इसी ऑर्गेनाइजेशन को रीजॉइन कर सकती हूँ फॉर हायर जॉब पोजीशंस। फिर से इंटरव्यू दूंगी, फिर से क्लियर करके मैं उसमें अपॉइंट हो जाऊंगी। तो इस तरीके से ये कुछ केसेस होते हैं कि फॉर्मर एम्प्लॉइज को भी रीअपॉइंट किया जा सकता है उन जॉब्स पे जिन पे आज रिक्वायरमेंट है। एंड द लास्ट इज योर प्रीवियस एप्लीकेंट्स। प्रीवियस एप्लीकेंट्स क्या है कि अब आज किसी एक जॉब पे सपोज आपने एप्लीकेशंस इनवाइट करी, अब आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई, सपोज 1000 एप्लीकेशंस आपने रिसीव करी, बट उसमें से स्टार्टिंग की 100 को ही स्क्रीन करके आपको एम्प्लॉय मिल गया जो आपको उस जॉब के लिए चाहिए था। तो बाकी की जो 900 एप्लीकेशंस है वो तो वेस्ट हो गई। तो कंपनीज करती क्या है, रिक्रूटर्स करते क्या है, उन बची हुई एप्लीकेशंस के डेटाबेस को, अब जो डेटा आपके पास आया है, ऑब्वियसली उस पर मेहनत भी की गई है, पैसा भी लगाया गया है, तभी आपके पास ये रिज्यूमेज आए हैं। तो अब रिक्रूटर क्या करेगा, इनको बिल्कुल संभाल के रखता है, पूरे डेटाबेस को वेल प्रिपेयर करके रखता है, ऑर्गेनाइज करके रखता है। अब ये जो प्रीवियस एप्लीकेशंस है ना, उनको आज यूज किया जा सकता है, मतलब फ्यूचर में यूज किया जा सकता है। सपोज सेम या सिमिलर जो भी जॉब है, एक उसी टाइप की कोई जॉब नहीं निकल करके आई है, तो हमें ये पता है कि इसमें जो एप्लीकेशंस चाहिए, इसमें जो लोग चाहिए, वो लगभग उनसे मैच करते हैं, तो आप उन प्रीवियस एप्लीकेशंस के डेटाबेस को उठा सकते हो और उनको फर्दर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर दिस जॉब ओपनिंग जो प्रेजेंट में है। ठीक है, तो ये सब आपके इंटरनल सोर्सेज थे, जो कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले ही एम्प्लॉइज से कुछ ना कुछ करके हम अपने जॉब को फुलफिल कर रहे हैं, मतलब जॉब पोजीशन को। लेकिन अब आ जाते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। उससे पहले मैं इंटरनल सोर्सेज के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एक बार आपको फटाफट बता दूं। तो जो भी आपके इंटरनल सोर्सेज होते हैं, उसमें 2-3 तो एडवांटेजेस में आ जाएंगे कि एक तो ये लेस कॉस्टली होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको बाहर भटकना नहीं है, पैसा नहीं लगाना। इसके अलावा फैमिलियर होते हो, आप हर बंदे को आप जानते हो, उसकी पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सब कुछ आपको पता है, तो
आपको नए बंदे को समझने की या सिखाने की, ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ये क्या है कि इसका एक और फ़ायदा क्या है कि एम्प्लॉइज़ का मोराल जो है वो बहुत अच्छा बना रहता है, क्योंकि एम्प्लॉइज़ अब ये जानते हैं कि आप ही में से कुछ लोगों को हायर पोज़ीशंस के लिए चूज़ किया जाएगा, तो वो लोग और मन लगा के काम करेंगे, प्रोडक्टिवली काम करेंगे। तो ये सब क्या है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज़। अब हम बात करेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएँगे? फर्स्ट इज़ कुछ कई बार क्या होता है कि यूनिट ट्रेडिंग हो जाती है। अब देखो यूनिट ट्रेडिंग क्या होती है, ध्यान से समझना। सपोज़ 2 डिपार्टमेंट्स हैं या 2 प्रोडक्ट लाइन्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में या फैक्ट्री में। तो होता क्या है कि एक प्रोडक्ट लाइन जो है दूसरे प्रोडक्ट लाइन से ही कॉम्पीट करना शुरू कर देती है। वो लोग आपस में लड़ाई करना, डिस्प्यूट्स आने शुरू हो जाते हैं कि वो डिवीज़न्स जो हैं डिफरेंट-डिफरेंट, वो चाहते हैं कि बेस्ट पीपल, जो कॉम्पिटेंट पीपल हैं, वो हमारे पास आ जाएँ। तो इसी तरीके से जब इंटरनल ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर-अंदर एम्प्लॉइज़ को चूज़ किया जाता है, छाँटा जाता है, तो जो भी बेस्ट एम्प्लॉइज़ होते हैं ना, उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिक्स होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा आ जाती है जब ये आप इंटरनल सोर्सेज़ को चूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ नाउ योर एक्सटर्नल सोर्सेज़। तो एक्सटर्नल सोर्सेज़ में आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये सिर्फ़ इतने ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो मेनली एग्ज़ाम में जो-जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो मैंने आज की स्लाइड में डाल दिए हैं। सो फर्स्ट इज़ प्रोफ़ेशनल और ट्रेड एसोसिएशन। अब ट्रेड एसोसिएशंस क्या होते हैं? देखिए कुछ प्रोफेशनली आइडेंटिटीज़ होती हैं, ऐसी एंटिटीज़ होती हैं, आई वुड से इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो करते क्या हैं, अब वो या तो पब्लिश करते हैं कुछ जर्नल्स और मैगज़ीन्स को, ठीक है? या इसके अलावा हो सकता है कि वो सिंपली स्पॉन्सर भी करते हों, वो खुद ना पब्लिश करते हों, लेकिन जो पब्लिशर है उसको स्पॉन्सर करते हैं, तो बेसिकली वो इन्हीं की होती है। तो वो जो भी बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस के लिए कोई भी न्यू जॉब ओपनिंग आती है किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, तो वो उनको अपने इन जर्नल्स में और मैगज़ीन्स में जॉब ओपनिंग्स को पोस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो उससे होता क्या है कि जो भी जॉब सीकर्स होते हैं वो उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं, ठीक है? तो ये यूज़फुल होती है बेसिकली जो हाइली एजुकेटेड या हाइली एक्सपीरियंस्ड स्किल्ड पर्सनल होती है ना बड़ी पोजीशन, उनके लिए ट्रेड एसोसिएशन जो है वो अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट तो एक बहुत ही कॉमन मेथड है। टीवीज़ में आप आपको देखने को मिल सकती है, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, जर्नल्स में, न्यूज़पेपर में तो रिक्रूटमेंट की इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, जो रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर्स हैं उनको तो डेफिनिटली पता होगा कि स्पेसिफिकली एक पेज तो ऐसा होता ही होता है जिस पे आपको इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी और प्राइवेट सेक्टर्स की भी जॉब ओपनिंग्स की एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है? तो जो न्यूज़पेपर है वो इसका सबसे कॉमन मीडियम है क्योंकि इसकी वाइड रीच होती है। इसके अलावा ना एक ब्लाइंड एड करके चला हुआ है, उसमें क्या होता है देखो ब्लाइंड एड क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने ऐड तो दे दी, ठीक है? एडवर्टाइज़मेंट में पूरा बता दिया कि जॉब क्या-क्या है, हमें कैसा बंदा चाहिए, क्या-क्या उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। बट वो ना अपनी आइडेंटिटी जो है वो ब्लाइंड रखती है। वो बिल्कुल भी नहीं बताती अपने बारे में कि मैं कौन ऑर्गेनाइजेशन हूँ, क्या जॉब ओपनिंग है, क्या काम करवाना है मुझे, कुछ नहीं बताता। वो सिर्फ़ सामने वाले की चीज़ें बताता है कि उसे क्या-क्या आना चाहिए, उसे क्या-क्या स्किल्स होनी चाहिए, उसमें क्या-क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है? तो ब्लाइंड एड्स में ना फ़ायदा ये होता है कि उनको किसी भी इंडिविजुअल को रिप्लाई करने का टेंशन नहीं रहता, क्योंकि सपोज़ 1000 10,000 एप्लीकेशंस आई तो ऐसा नहीं कि उसको हर किसी को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उसपे कोई मतलब लिएबिलिटी नहीं होती, वो बाउंड नहीं होता करने से। लेकिन इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आता है। नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या आता है कि जो लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जो जॉब सीकर्स होते हैं, अब उनको क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा ही ऑर्गेनाइज़ेशन खुद जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, वही एडवर्टाइज़मेंट रिलीज़ कर रहा हो, तो ऐसे में तो उसे पता लग जाएगा कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो तो गलत हो जाएगा, है ना? इसके अलावा कुछ लोगों को ये लगता है कि इनके पास एक्चुअली जॉब पोज़ीशन है ही नहीं, और ऐसा होता भी है सच में। जॉब पोज़ीशन नहीं भी होती है, तो भी वो लोग सिंपली एक अपना पूल इकट्ठा करने के लिए, एप्लीकेंट्स के रिज़्यूमेज़ इकट्ठे करने के लिए, डेटाबेस इकट्ठा करने के लिए वो लोग एक नकली वैसे ही ब्लाइंड ऐड बना देते हैं पूरी। उससे क्या होता है कि उनको एक तो ये पता चल जाता है कि लेबर मार्केट की कंडीशन क्या है, मतलब कितने लोग इस टाइमिंग में अवेलेबल चल रहे हैं मार्केट में, अगर इस पोज़ीशन के लिए हमें हायर करने पड़े तो। और दूसरा उनको क्या पता चल जाता है कि उनकी एज़ एन ऑर्गेनाइज़ेशन कितनी पॉपुलैरिटी है मार्केट में, क्या रेपुटेशन है, कि अगर वो जॉब ओपनिंग निकालते हैं तो कितने लोग विलिंग हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के लिए। तो इस टाइप की जो ब्लाइंड एड्स हैं वो भी निकलती हैं। और एक और वेरिएशन भी एडवर्टाइजमेंट में आ जाता है कि ज़रूरी नहीं है ऑर्गेनाइजेशंस ही एडवर्टाइजमेंट पुट करें। कुछ बड़ी पोजीशंस में ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग होते हैं, जो जॉब सीकर्स होते हैं, वो एक्चुअली अपनी एडवर्टाइजमेंट पुट करते हैं। जैसे लिंक्डइन पे हो गया, आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है लिंक्डइन। वो वहाँ पे अपनी सारी स्किल्स, कैपेबिलिटीज़, एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंसेस सब कुछ अपना
प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में और वो बताते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब, वी आर सीकिंग अ जॉब, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स देन यू मे जस्ट कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो ये सब आपका किसका पार्ट है? एडवर्टीजमेंट्स का। नेक्स्ट इज योर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब ये ना गवर्नमेंट सेटअप करती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, काफी एक्सचेंजेस होते हैं। अब ये होता क्या है, एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एक्ट है आपका। ओके क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एक्ट है। तो उसी के जो भी प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग इनको रन किया जाता है। तो होता क्या है कि ये एक्ट कहता है जितने भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जिनमें वर्कर्स 25 या उससे ज्यादा है, ठीक है, 25 या उससे ज्यादा वर्कर्स अगर हैं, तो उन सभी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स को जैसे ही कोई जॉब ओपनिंग निकलती है उनको इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को बताना ही बताना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस करते क्या हैं? जो पुअर सेक्शंस हैं या ऐसे लोग हैं, नीडी लोग हैं जिनको जॉब चाहिए और उनको नॉलेज या अवेयरनेस नहीं है जॉब ओपनिंग्स के बारे में, तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस ऐसे लोगों को अवेयर करते हैं अबाउट दीज जॉब्स। नेक्स्ट इज योर कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट तो आई गेस सबको ही पता होगा, अगर आप स्टूडेंट है तो डेफिनेटली पता होगा, नहीं है तो वैसे पता होगा यार। क्योंकि देखो जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस हैं, उन सब में क्या होता है कि आपके पूरे कोर्स में अगर स्पेसिफिकली आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, बीटेक, बीबीए, एमबीए इस टाइप से, तो होता क्या है कि जब आपकी कोर्स ना फिनिश होने को जाता है, जैसे लास्ट सेमेस्टर चल रहा है या प्रीवियस टू लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि कंपनीज को बुलाया जाता है अपने कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर, और वो कंपनीज उठा के आके वहीं से क्या करती हैं, टेस्ट ले लेती हैं, इंटरव्यूज ले लेती है, जीडीज कंडक्ट करा लिया, कुछ भी हो सकता है तरीका, लेकिन वो वहीं से बच्चों को टेस्ट करके उनमें से लोग हायर कर लेती है कि आपका जैसे ही कोर्स फिनिश होगा आप स्ट्रेट अवे हमारी कंपनी आके ज्वाइन कर सकते हो, आपको कहीं भी जॉब्स को ढूंढने की जरूरत या टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इससे ना तीनों पार्टीज को बेनिफिट मिलते हैं। फर्स्ट जो आपकी कंपनी है, कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा कि उसका सस्ता रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसे जगह जगह से रिक्रूटमेंट के लिए जाने की जरूरत नहीं है। सपोज वो आईआईटी चलेगी, आईएम चलेगी, ये आपके टॉप मतलब एवेन्यूज हैं जहाँ पे सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां आके योर एमएनसीज कम एंड यू नो टेक द बेस्ट पूल ऑफ टैलेंट फ्रॉम देयर, क्योंकि आईटी आईएम में आपको बेस्ट टैलेंट मिलता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नीशियंस एंड मैनेजरियल बिजनेस पर्सन। तो वहां से वो लोग उनको बच्चों को हायर कर लेते हैं। इसके अलावा जो कंपनी को तो ये बेनिफिट मिल गया कि उसका सस्ता और एक जगह बैठ के रिक्रूटमेंट हो रहा है। दूसरा जो स्टूडेंट्स हैं उनका कैसे बेनिफिट हो रहा है कि स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाती है, उनको कोर्स खत्म होने के बाद ये टेंशन नहीं है कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस पैकेज पे मिलेगी, कहाँ कहाँ वो ढूंढेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोर्स पूरा होने से पहले ही उनको जॉब हाथ में मिल गई है। तीसरा जो कॉलेज है, कॉलेज को सबसे ज्यादा फायदा है। कॉलेज को क्या फायदा मिलता है? मार्केटिंग का फायदा मिलता है, ठीक है, उसको एक गुडविल मिलती है कि हाँ ये वाला कॉलेज तो भाई प्रॉपर प्लेसमेंट देता है। और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि कॉलेजेस में, ऑलमोस्ट कॉलेजेस में प्लेसमेंट ऑफिसर होता ही होता है, तो उनका काम यही होता है कि वो पूरा प्लेसमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉक-इन्स, राइट-इन्स एंड टॉक-इन्स। ये क्या होते हैं? वॉक-इन्स ना एक तरह से तीनों ही आपकी क्या होती है, डायरेक्ट एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये तीनों ही आपकी डायरेक्ट एप्लीकेशंस होती है, मतलब कोई तामझाम नहीं है, आपने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दी कोई बहुत बड़ी बना के, कुछ आपने इन्वाइट नहीं किया, आपने सिंपल बोल दिया लोगों को कि आप डायरेक्टली आके अप्लाई कर सकते हो और बात कर सकते हो अपने बारे में, या हमें लिख दो। ठीक है, बात कर दो, लिख दो या आ जाओ, ये तीनों इनकी इंग्लिश है, बस आप समझ रहे हो। तो वॉक-इन्स क्या है कि लोग आ रहे हैं और अपना रिज्यूमे सबमिट करवा करवा के जा रहे हैं अपने आप। ठीक है, तो हो गया वॉक-इन्स। राइटिंग्स क्या है कि लोग लिख के अपनी क्वेरीज भेज रहे हैं, जैसे सपोज मैं इन्फोसिस में जॉब करना चाहती हूँ बट मेरे को कहीं पर भी उसकी कोई जॉब ओपनिंग अभी नजर नहीं आ रही है रिलेटेड टू मी, ऐसे तो बहुत जॉब ओपनिंग्स है उसकी हर जगह। तो मैं क्या करूंगी, इन्फोसिस के एचआर डिपार्टमेंट को या उनके रिक्रूटर्स टीम को राइट अप करूंगी, उनको एक राइट इन भेजूंगी कि आई एम सो एंड सो, मेरी ये स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज एंड आई वांट टू डू अ जॉब इन योर कंपनी, तो प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। टोकन्स क्या होते हैं कि रिक्रूटर्स यहाँ पे डायरेक्टली लोगों को बुलाता है एक अप्रोप्रिएट डेट पे और टाइम पे कि डायरेक्टली आप आइए और मुझसे बात कीजिए, तो वो रिक्रूटर से मिलते हैं, बातें करते हैं और जो उनकी जॉब है वो फाइनल या रिजेक्ट हो जाती है। तो ये थे आपके वॉक-इन्स, राइट-इन्स एंड टॉक-इन्स। नेक्स्ट इज योर कंसल्टेंट्स। कंसल्टेंट्स क्या होते हैं? आप देखो, कंसल्टेंट्स होते हैं जो रिक्रूटर्स फर्म होती है, कंसल्टेंसी फर्म। अगर आपने अपने घर में देखा हो या किसी फ्रेंड को देखा हो जो जॉब कर रहे हो ऐसी फर्म्स में, तो होता क्या है कि जो कंपनीज होती हैं उनके पास कई बार इतना टैलेंट नहीं होता है, एक्सपर्ट्स नहीं होते, या वो इतना सिंपली टाइम और पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कि वो रिक्रूटर्स की पूरी टीम बिठाएं और फिर वो लोग पूरा ध्यान रखें कि वो कैसे कैसे लोगों को किस तरीके से हायर कर रहे हैं।
तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप कंसल्टेंसी फर्म्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, उनको पैसे देके वहां से डायरेक्ट उनके थ्रू हायर करवा सकते हो लोगों को। तो ये कंसल्टेंसी फर्म क्या होती है, आप इनको अपनी जॉब स्पेसिफिकेशन जेडी और जेएस बता दो पूरा पूरा कि हमारी ये जॉब है, हमें इस टाइप का बंदा चाहिए। तो अब ये कंसल्टेंसी फर्म्स ना, इनके लिंक होते हैं पूरा नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ये इतने लोगों का पूल अपने पास रखते हैं। इनको ये पता होता है कि हर सेगमेंट में हर पोजीशन पे किस टाइप के लोग चाहिए होंगे और वो कहाँ से लेने हैं, ठीक है, कहाँ से आपको मिलेंगे, क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज ही इस चीज में होती है, उनका पूरा जॉब ही ये है, ठीक है, वो काम ही ये कर रहे हैं। तो उनको एक नॉमिनल सी फीस दी जाती है। कई बार ये ना किस तरीके से चार्ज किया जाता है, यूजुअली कंसल्टेंसी फर्म्स क्या करती हैं कि जो भी बंदा उन्होंने हायर करवाया, अपॉइंट करवाया, अब उसकी जो उसका पैकेज है पूरा 1 लाख की, पहले 1 साल की जो सैलरी है उसका 20 से 25% सपोज आपको कंसल्टेंट को देना है। तो इस टाइप से जो है उनके पैसे या उसकी कमीशन डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, जब आपको कैजुअल वर्कर्स को आपको वो करना हो ना, हायर करना हो, जैसे जो आप कंपनी रिकॉर्ड्स में बेसिकली जिनको डालते ही नहीं हो, आपको वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी बेसिस पे चाहिए, तो आप कॉन्ट्रैक्टर को बोलोगे कि मुझे 200 लोगों की जरूरत है अपने प्रोजेक्ट पे, तो वो और 3 महीने के लिए जरूरत है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सारा उनका जो एचआर का काम है वो कॉन्ट्रैक्टर के एंड पे ही चलता है। कॉन्ट्रैक्टर ही उनको हायर करता है, कॉन्ट्रैक्टर ही उनको सैलरीज पे करता है। कॉन्ट्रैक्टर से सारा डिस्कशन या कॉन्टैक्ट किसका होता है, कंपनी का, लेकिन लेबर से कोई भी कॉन्टैक्ट कंपनी का नहीं होता। लेबर से कौन डील कर रहा होता है, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेस्ड पर्सन। अब देखो इसको भी ध्यान से समझना, डिस्प्लेस्ड पर्सन क्या होते हैं, कौन होते हैं, अब क्या होता है कि नए नए प्रोजेक्ट जगह जगह पे खुलते रहते हैं, बनते रहते हैं, ठीक है, स्टार्ट होते रहते हैं। अब वहाँ पे होता क्या है, सपोज एक ये एरिया है, यहाँ पे लोग खूब बसे हुए हैं, सब लोग हैं यहाँ पे, उनके झोपड़ी वगैरह है। अब यहाँ पे किसी कंपनी ने डिसाइड किया कि उसका एक प्रोजेक्ट आके उसको यहाँ पे रन करना है इस जगह पे। तो अब यहाँ रहने वाले 200 लोग या 500 लोग जो भी रह रहे थे, उन सबको ना एकदम से अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, उनकी झोपड़ियाँ जो है वो सब हटा दी जाती है वहां से। तो अब गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट्स को तभी हाँ करती है, तभी परमिशन मिलती है, जब वो उस कंपनी से पहले एक डॉक्यूमेंट पे लिखवाती है कि आप इन सब 200-500 जितने भी लोग हैं, आप उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे, मतलब आप उनको वहां से ऐसे ही नहीं हटा देंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी और वो सब वहां पे डिपेंड करता है, उनका घर, उनका खाना पीना सब कुछ। तो आप उनको प्रॉपरली फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, उनको जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, तभी आप वहां पे अपना प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में ना दो लोगों को रिक्रूटमेंट मिल जाता है। एक तो वही जो कंपनी वहां पे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, तो अगर उसको वो लगते हैं सूटेबल हैं, तो वो उन लोगों को अपने ही काम में लगा सकती है, अपनी प्रोजेक्ट में काम दे देगी, जॉब दे देगी, उससे वो पैसा भी दे देगी और उनको रहने के लिए वहाँ क्वार्टर्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे, है ना। और दूसरा क्या होता है, कौन होते हैं, कुछ ऐसी अलग कंपनीज, बाहर की कंपनीज, जो कि इन लोगों की, मतलब एक नई कंपनी के लिए अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर वो उस कंपनी के लिए किसी पोजीशन के लिए वो सब लोग सूटेबल हैं, तो उसको तो एक जगह से सीधा 200 लोग, एक जगह से सीधा 500 लोग एक बार में मिल गए हैं। तो इस तरीके से जो डिस्प्लेस्ड पर्सन होते हैं वो काफी लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बन जाती हैं। रेडियो और टेलीविजन भी आपका एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। हालांकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इसको नहीं यूज़ करा जाता, क्योंकि इंटरनेट ही हर चीज़ पे रूल कर रहा है, इंटरनेट ही इनफ है अपने आप में सब कुछ कम्युनिकेट करने के लिए। बट स्टिल जैसे टेलीविजन पे आपका दूरदर्शन हो गया, वहाँ पे कुछ ऐसे पर्टिकुलरली शोज होते हैं आपके जिन पे जॉब्स को ही बताया जाता है, ठीक है, कन्वे किया जाता है लोगों को। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्विजिशन एंड मर्जर्स। तो जब भी किसी कंपनी में एक्विजिशन होते हैं या दो दो कंपनीज मर्ज करती हैं आपस में, तो होता क्या, अब सपोज ये दो कंपनीज हैं वो आपस में मर्ज कर रही हैं, तो कुछ पोजीशंस ना ऐसी होती हैं जो इंटरसेक्शन होती है इनका, मतलब वो ड्यूअल ड्यूअल होगी, फाइनेंस मैनेजर दोगे, प्रोडक्शन मैनेजर दोगे, मार्केटिंग मैनेजर दोगे। हालांकि अब जब ये एक कंपनी बन गई है तो हमें सिर्फ एक फाइनेंशियल मैनेजर चाहिए, एक प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, एक मार्केटिंग मैनेजर चाहिए। तो इस तरीके से इतनी सारी पोजीशंस पे जो है डुप्लीकेसी अराइज हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं वो आपके सरप्लस में हो जाते हैं। तो ये भी एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बन जाता है कि अगर आप एक नई प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च करना चाहो, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से जो एक्स्ट्रा लोग आपके पास बच गए, डुप्लीकेट लोग या रिडंडेंट लोग जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, उन्हीं को आप इस नई प्रोडक्ट लाइन पे अपॉइंट कर सकते हो। तो ये था आपका एक्विजिशन मर्जर्स विच एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स। तो कॉम्पिटिटर्स से मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि पोचिंग और रेडिंग ये दो टर्म होती हैं।
ठीक है। ये होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, या आप इसको हेड हंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, हेड हंटिंग क्या होती है? अब होता क्या है कि सपोज मुझे किसी एक बड़ी पोजीशन पे कोई एम्प्लॉय चाहिए, मैनेजरियल पोजीशन है या एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है, तो उसके लिए मुझे अब कोई एम्प्लॉय चाहिए ना, तो अब होगा क्या कि मैं अगर बाहर जाके देखूंगी, अगर एक्सटर्नल मार्केट में वैसे अगर रिक्रूट करूंगी, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लोगों को देखने की कोशिश करूंगी, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत कॉस्टली प्रोसेस ये हो जाएगा। तो एक मेरे पास शॉर्टकट क्या होता है कि मैं डायरेक्ट जो बिल्कुल कॉम्पिटिटर्स है ना मेरे, जो मेरी ही सिमिलर फंक्शंस में काम कर रहे हैं, मेरी टाइप की पॉलिसीज है उनकी, तो उनमें जो सेम पोस्ट पे जो बंदा होगा, वो बिल्कुल कैपेबल होगा मोर और लेस मेरे उस काम को करने के लिए। तो अब मैं करूंगी क्या कि कॉम्पिटिटर फर्म्स में जाके उन लोगों को सिंपल टैप करूंगी, उन हेड्स को हंट करूंगी और उनको इतना लुक्रेटिव ऑफर दूंगी, नई सैलरी दूंगी, हाइक दूंगी कि आप मेरे पास आ जाइए, इस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाइए, आपकी सैलरी को डबल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से उनको अट्रैक्ट करके अपनी कंपनी में ले आया जाता है। बट ये एथिकली एंड लीगली जो है वो रॉन्ग है। लीगली रॉन्ग कैसे है? क्योंकि हर एक कंपनी जो ऐसा करती है उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना जरूरी है अपने कॉम्पिटिटर कंपनी को, क्योंकि वो उसका कॉम्पिटिटर जो है ना, उसने सोचो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करके या ओवर द ईयर्स उसको उस एग्जीक्यूटिव पोजीशन के काबिल बनाया है, और अब आप एकदम से उसको थोड़े से पैसे ज्यादा दे के अपने पास बुला लो, तो वो तो एथिकली भी राइट नहीं है, है ना लीगली राइट है। तो ये भी आपका एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। लास्ट इज योर ई रिक्रूटिंग। ई रिक्रूटिंग में आपका जितना भी इंटरनेट का यूज है वाइल डूइंग द रिक्रूटमेंट, वो सब आ जाता है। जैसे कि अगर आप Naukri.com, लिंक्डइन, इन सब का यूज कर रहे हो, तो ये सब आपके इंटरनेट के ही पार्ट हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी जॉब ओपनिंग्स को टू वेरियस जॉब सीकर्स, तो वो भी एक ई रिक्रूटिंग का ही पार्ट है। इसके अलावा ई रिक्रूटमेंट कैसे हेल्प करता है? जैसे आपको अगर स्क्रीन करना है और वो लोग बहुत दूर बैठे हैं, आप दिल्ली में बैठे हो और पुणे में किसी जॉब सीकर को आपने बात करके देखना है कि वो सपोज सेलिंग की पोजीशन पे, तो आपको उसकी लुक्स, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब बहुत मैटर करती हैं कि उसकी कन्विंसिंग स्किल्स ये सब कैसी है। उसके लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। तो पहले जब इंटरनेट नहीं था तो ये सब ऑप्शन बहुत कम थे, लिमिटेड थे। बट अब ये सब बहुत ईजी हो गया, क्योंकि हर इंसान के, जॉब सीकर्स के पास भी इंटरनेट है और जॉब रिक्रूटर्स के पास भी इंटरनेट है। तो ई रिक्रूटिंग ने जो है काफी हद तक रिक्रूटमेंट की कॉस्ट को भी कट डाउन किया है और स्पीड एनहेंसमेंट को भी ये ले आई है, क्योंकि कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स का यूज करके आप तुरंत रिज्यूमेस को स्क्रीन कर सकते हो, तुरंत जॉब एप्लीकेशंस को इनवाइट कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। तो इस तरीके से जहां जहां आप इंटरनेट का यूज करके रिक्रूटमेंट करते हो, तो वो सब आपका क्या बन जाता है? ई रिक्रूटिंग। तो ये सब आपके थे एक्सटर्नल सोर्सेज एज वेल एज इंटरनल सोर्सेज। अब लास्टली हम फटाफट से इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बता दिए थे कि कॉस्टली कम होते हैं, कैंडिडेट्स ऑलरेडी जानते हैं कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस भी जानते हैं इंटरनल कैंडिडेट्स को अच्छे से, एम्प्लॉय के मोरल और मोटिवेशन का एनहेंसमेंट होता है, मतलब एम्प्लॉइज और ज्यादा मोटिवेटेड होकर काम करते हैं, और उनकी अच्छी परफॉर्मेंस अगर वो दिखाते हैं तो उसके लिए उनको प्रॉपर रिवार्ड भी मिलता है, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, फॉर देम एज वेल एज फॉर अस। डिसएडवांटेजेस हाउएवर क्या क्या हो जाते हैं? इट परपैचुएट्स द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग थिंग, मतलब ये रीइंफोर्स करता है जो आपका पुराना तरीका था। मतलब अगर रिक्रूटमेंट करनी पड़ती थी तो पहले एक्सटर्नली बहुत ज्यादा नहीं जाया जाता था, इंटरनली पहले देखा जाता था कि कौन लोग हमारे पास है और वो इन कामों को कर सकते हैं नहीं। तो वो चीज अब यहाँ पे आ जाती है, तो इससे एक ओल्ड मेथड्स ऑफ डूइंग रिक्रूटमेंट वो रीइंफोर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट ये इट अबेट्स रेडिंग। रेडिंग मैंने आपको जब इंटरनल के डिसएडवांटेजेस समझाए थे तब बता दिया था कि कैसे इंटर यूनिट्स, मतलब यूनिट्स के बीच में रेडिंग होनी, पॉलिटिक्स होनी, कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स के बीच में। और पॉलिटिक्स भी आ जाती है उससे, और मोरल प्रॉब्लम फॉर दोज नॉट प्रमोटेड, मतलब जो प्रमोट हो गए हैं उसके लिए तो बड़ा मोटिवेटेड है, मोरल उनका तो हाई हो जाता है, लेकिन जो नहीं होते हैं उनका डाउन भी होता है ना, वो प्रॉब्लम भी आ जाती है कि उनको लगता है हाय हमें नहीं किया, तो वो उसका डिसएडवांटेज बन जाता है। अब आ जाता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं कि एक तो आपको न्यू स्किल मिल जाता है, न्यू टैलेंट मिल जाता है ना, न्यू एक्सपीरियंसेस जो ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं थे, अब आप न्यू स्किल्स को लेकर के आ रहे हो। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन पॉलिसी को कंप्लाई करना इजी हो जाता है। मतलब अगर रिजर्वेशन पॉलिसी डिफरेंट डिफरेंट सोशली या लीगली आपको मिलती है कि आपको इन वीकर सेक्शंस को, डिसएडवांटेजेस सेक्शंस को सपोर्ट करना है, उनको कंसिडर करना है, तो इंटरनली तो आप ये सब नहीं कर सकते हो, एक्सटर्नली हायर करोगे सोर्स से तभी तो आप इन सबको कंप्लाई कर सकते हो, है ना।
नेक्स्ट क्या है कि स्कोप फॉर रिसेंटमेंट, जेलसीनेस और जो भी आपकी हार्ट बर्न है वो सब अवॉइड किए जा सकते हैं। मतलब जो ये मोरल की प्रॉब्लम थी कि आपने उसे प्रमोट कर दिया, मुझे नहीं किया, इंटरनल रिक्रूटमेंट उसकी कर दी, मेरी नहीं की, ये सब जो जेलसी क्रिएट हो जाती है ना एम्प्लॉयज़ के बीच में, रिसेंटमेंट आ जाती है, उन सबको अवॉइड किया जा सकता है कि हम इंटरनली किसी को रिक्रूट कर ही नहीं रहे, हम तो बाहर से बुला लेंगे, आप सब आपस में जेलसी क्रिएट मत कीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से ये सब क्या थे, इसके एडवांटेजेस थे। अब लास्ट आ जाता है कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। तो वो क्या क्या है कि बेटर मोरल एंड मोटिवेशन एसोसिएटेड विद इंटरनल रिक्रूटिंग इज डिनाइड टू द कंपनी। मतलब इंटरनल रिक्रूटमेंट में जो जो आपको ये मोरल और एनहेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन देखने को मिल रहा था, वो सब अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। इसके अलावा ये कॉस्टली तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप बाहर से लोगों को, नए लोगों को ढूंढोगे तो उसके लिए आपको पूरे पूरे प्रोसीजर करने पड़ेंगे, तो कॉस्ट भी रहेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा जो भी नए लोग आएंगे उसको एडजस्ट करना, नए कल्चर के अंदर उसको सब चीज़ें सिखाना, उसको ट्रेनिंग्स देना, वो सब भी क्या है, काफ़ी टाइम टेकिंग है और कॉस्टली भी है। तो ये सब आपका था इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का कंपैरिजन और उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आई रियली होप आज का वीडियो आपको समझ आ गया होगा। सो स्टे ट्यून टू दिस channel, to this series of human resource management. Please go and check out the link in the description box below. So if you like this video, please like, share this video with your friends and subscribe to this channel. Thank you for watching.